अपने आप ही दिखाता रहता है। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। देखो बेटा, सुनो ध्यान से, सारे सुनो। अब हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं। भाई आ गया लास्ट में, आ गया। हाँ आ गया, यहाँ पे आ। पढ़ाई पे ध्यान दे भाई, 6 महीने बाद पेपर है। फिर तुम लोग कहोगे कि पढ़े नहीं थे हम। हैं? 8 है, क्या फर्क पड़ रहा है ना। हाँ, चलो हेडिंग डालो, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। सबसे पहले क्या क्या पढ़ रहे हैं बेटा। हम लोग 3 क्लास में डिवाइड करते हैं, सही है। किस में डिवाइड करते हैं? 3 क्लास में। एल्गी को डिवाइड कर रहे हैं 3 क्लास में। सबसे पहले क्लोरोफाइसियाई, क्लोरोफाइसियाई। दूसरा फियोफाइसियाई। तीसरा रोडोफाइसियाई, रोडोफाइसियाई। क्लोरोफाइसियाई को क्या बोलते हैं? ग्रीन एल्गी। रोडोफाइसियाई को रेड एल्गी। नहीं, ब्राउन एल्गी। और इसको रेड एल्गी। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, आपको कंपैरेटिव कंपैरिजन की एक टेबल बनवा रहा हूं। उस टेबल को आपको याद करना है प्रॉपर, जितना भी डाटा है तीनों एल्गी का मैं उस टेबल में लिखूंगा। उसके बाद आप एनसीईआरटी खुद रीड करेंगे। कोई वर्ड नहीं समझ आएगा, आप पूछेंगे मेरे से फिर एल्गी का। सही है, ठीक है। सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे, टेबल पूरी भरेंगे साथ के साथ, और उसके बाद उसकी एनसीईआरटी रीड करेंगे एक एक वर्ड। ठीक है, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा आप पूछेंगे, मैं साथ के साथ रीड करूंगा उसे। क्लियर है? ठीक है, जल्दी करें बेटा। हाँ, पैक्टिन सेम है, पैक्टोज पैक्टिन सेम होता है। हाँ लिखा हुआ है, बहुत कम अमाउंट में होता है। हाँ बेटा, हाइड्रोक्लोराइड नहीं बोलना चाहिए, उतना पानी एब्जॉर्ब नहीं करता है। पानी ज्यादा कौन एब्जॉर्ब करता है? एल्जिन और काराजिन। ठीक है, सही है। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे हैबिटाट से। जो जो बताता चलो उसको देखते हुए चलेंगे सब लोग। हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं बेटा, इनका हैबिटाट। फ्रेश वाटर होती है, ग्रीन एल्गी क्या होती है? फ्रेश वाटर। किसी को डाउट है इसमें? ब्राउन एल्गी, हाँ, मेनली मैरीन। मैरीन क्या होता है? ओशियन में। ये भी क्या है? मेनली मैरीन है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, जो लाइनें हैं वो सुन लो और ध्यान से फोकस करके सुनेंगे सब लोग। एनसीईआरटी ने क्लियर किया है कि ग्रीन एल्गी मेनली फ्रेश वाटर होती है, कुछ मैरीन भी मिलती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये बोला है कि जो ब्राउन एल्गी है वो भी मैरीन है, पर उसमें से कुछ एल्गी हमारी फ्रेश वाटर में मिलती है पर रेयर है। फ्रेश वाटर में कैसी है? रेयर है या बहुत कम है। सही है। रेड एल्गी में उसने बोला है कि ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ रेड एल्गी इन वार्म वाटर। तो मैरीन में भी वो कौन से पानी में मिलती है? गर्म पानी में। मेरी बात समझ में आ रही है? ये गर्म पानी कहां से आता है? बहुत सारी ओशियन की करंट होती है। करंट मतलब जब ओशियन बहता है ना, तो वहां पर बहुत सारी ऐसी होती है करंट, जहां पर क्या होगा बेटा, मतलब पानी गर्म होता है, तो वहां आती है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो वहां पर हमारे पास गर्म पानी होता है। उसके अलावा रेड एल्गी मेरे पास डीप सी में मिलती है। एनसीईआरटी ने क्या बोला सुनो, एनसीईआरटी ने कहा है कि रेड एल्गी एक तो यहां मिलेगी ऊपर, जिसे हम कहते हैं वेल लाइटेड रीजन। वेल लाइटेड रीजन कहते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है। उसके अलावा डीप सी में, डीप सी का मतलब बिल्कुल बॉटम पे नहीं, जहां पर कम लाइट है। डीप सी का भी क्या मतलब है? जहां पर कम लाइट है। इसका मतलब लाइट नहीं है तो एल्गी नहीं मिलेगी। क्लियर है? तो उसने क्या बोला है? उसने बोला है वेल लाइटेड रीजन और साथ के साथ डीप सी। डीप सी में कैसी लाइट? जहां कम लाइट है। सही है। एब्सेंस नहीं बोला। क्या नहीं बोला? एब्सेंस नहीं बोला। पहली बात क्लियर है सबको? सही है। तो ये फ्रेश वाटर में रेयर है। फ्रेश वाटर में ये क्या है? रेयर है।
यस। अब जरा यहां पे देखेंगे, हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर में हमारे पास मोस्ट फॉर्म किसमें है? सबसे ज्यादा फॉर्म किसमें मिलती है? ग्रीन एल्गी में मिलती है। कौन कौन सी फॉर्म है? सबसे पहले यूनिसेलुलर, फिर कॉलोनियल, फिर फिलामेंटस। ये समझ में आ रहा है? ये सारी फॉर्म मिलती है हमारे पास। यूनिसेलुलर का एग्जांपल क्लोमाइडोमोनास और क्लोरेला, ठीक है। कॉलोनियल का एग्जांपल फिलामेंटस, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगेरा। यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगेरा और क्लेडोफोरा, ठीक है, क्लेडोफोरा। ठीक, अब जरा यहां पे आते हैं। ब्राउन, इसमें लिख लेंगे कॉलोनियल, वॉलवॉक्स, इसमें क्लोरेला और क्लमाइडोमोनास। यस। अब एनसीईआरटी कहती है कि साइज और फॉर्म इसकी भी वेरी करती है, ब्राउन एल्गी की भी साइज एंड फॉर्म वेरी करती है, पर मेनली फिलामेंटस ब्रांच है। कैसी है? फिलामेंटस ब्रांच है। अब यहां देखो, फिलामेंटस ब्रांच में दो ऑप्शन है। मेरी तरफ देखें सारे बच्चे, दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है फिलामेंट है, कम ब्रांच है। दूसरा ऑप्शन है ज्यादा ब्रांच है। सही है? तो इसको मैं क्या लिखूंगा? लेस ब्रांच। इसको मैं क्या लिख रहा हूं? लेस ब्रांच। इसको मैं क्या लिख रहा हूं? मोर ब्रांच। इस मोर ब्रांच के लिए एनसीईआरटी ने एक वर्ड यूज किया है, प्रोफ्यूजली ब्रांच। क्या वर्ड यूज किया है? प्रोफ्यूजली ब्रांच। अब जो चीज बहुत बड़ी होगी, बहुत बड़ी ग्रो करेगी, वो लेस ब्रांच होगी या प्रोफ्यूजली ब्रांच होगी? प्रोफ्यूजली ब्रांच। समझ में आ रहा है? ज्यादा ब्रांच होगी तभी बहुत बड़ी ग्रो कर जाएगी। तो इसमें एनसीईआरटी ने बोला है एग्जांपल एक्टोकार्पस। इसमें क्या बोला है? एक्टोकार्पस। यहां एग्जांपल क्या बोला है? यहां एग्जांपल बोला है कैल्प, जो 100 मीटर ग्रो कर सकता है। तो कैल्प लेस ब्रांच है या ज्यादा ब्रांच है? ज्यादा ब्रांच है। याद हो रही है चीजें? सही है। अब देख लो बेटा इसको ध्यान से। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे, ध्यान सुनेंगे। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे, इसके स्ट्रक्चर पे आते हैं। देखो, ये इस तरीके से थैलस फॉर्म करता है, ऐसे, ऐसा थैलस, जिसमें जिस चीज पे अटैच होता है उसे कहते हैं सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम वो होता है जिस पर अटैच होगा। वो रॉक हो सकता है, कोई सॉइल हो सकती है, या कोई दूसरी एल्गी हो सकती है। जो चीज अटैच होती है उसको कहते हैं होल्ड फास्ट। इस पतले से रीजन को कहते हैं स्टाइप, इस बड़े से रीजन को कहते हैं फ्रॉन्ड। ये बात समझ में आ रही है? बोलो, ये बात समझ में आ रही है? तो हमारे पास इसके तीन पार्ट हैं थैलस के, होल्ड फास्ट, स्टाइप, फ्रॉन्ड। फ्रॉन्ड मेन फोटोसिंथेटिक पार्ट है, मेन फोटोसिंथेटिक पार्ट है। ये वाली बात समझ में आ रही है? मेन फोटोसिंथेटिक पार्ट कौन है? फ्रॉन्ड। फ्रॉन्ड में एयर के ब्लैडर होते हैं जिसकी वजह से वो तैरता रहता है ऊपर। तो इसमें मेरे पास क्या प्रेजेंट है? एयर ब्लैडर। एयर ब्लैडर क्या देगा बेटा? बॉयंसी देगा। क्या देगा? बॉयंसी देगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, क्या होल्ड फास्ट फोटोसिंथेटिक हो सकता है? हो सकता है। स्टाइप भी हो सकता है। लेकिन ज्यादा फोटोसिंथेटिक हमारे पास कौन है बेटा? कौन है हमारे पास? फ्रॉन्ड है। कौन है हमारे पास? फ्रॉन्ड है। ये बात समझ में आ रही है? और फ्रॉन्ड में हमारे पास एयर ब्लैडर होते हैं जिसमें हवा भरी रहती है, उसकी वजह से वो तैरता रहता है, जिसे बॉयंसी कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसका थैलस कैसा है? ये भी ब्रांच फिलामेंटस है। ये भी क्या है? ब्रांच फिलामेंटस है। क्या रेड एल्गी में फ्रॉन्ड होगा? हां या ना? होता है कि नहीं? एनसीईआरटी का डायग्राम चेक करो, पोरफायरा का होगा। चेक करो एनसीईआरटी कहां है बेटा तुम लोग की? पोरफायरा में फ्रॉन्ड होगा, ठीक है। तो इसमें भी फ्रॉन्ड प्रेजेंट होगा, फ्रॉन्ड प्रेजेंट होगा। डायग्राम में बना हुआ है, डायग्राम में बना हुआ है। ब्राउन एल्गी में पहली एल्गी कौन सी दे रखी है?
लेमिनेरिया, दूसरी फ्यूकस, तीसरी डिक्टियोटा। डायग्राम वो डायरेक्ट उठा के दे देगा आपको। डायग्राम देखो, सबसे पहले डायग्राम का पेज खोलेंगे, डायग्राम का पेज खोलेंगे बेटा। ये देखो, एक वॉल्वॉक्स है और एक यूलोथ्रिक्स है। ये वाला पॉरफायरा है, यस, ये पॉरफायरा है, और ये पॉलीसाइफोनिया है। पॉलीसाइफोनिया में आपको दिख रहा है कुछ ब्रांच जैसी चीज भी बन गई है, ठीक है। इसलिए जब आप रेड एल्गी पढ़ोगे ना, तो उसमें वो कहेगा कि थोड़ा सा एडवांस थैलस है। थोड़ा सा थैलस कैसा है? एडवांस। उसका उदाहरण क्या है मेरे पास? पॉलीसाइफोनिया, ठीक है। तो फ्रॉन्ड ब्राउन एल्गी में भी होगा और रेड एल्गी में भी होगा। फ्रॉन्ड किसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज फ्रॉन्ड? किसी भी प्लांट का बड़ा फोटोसिंथेटिक हिस्सा फ्रॉन्ड कहलाता है। इवन जाओगे तो इवन कुछ टेरिडोफाइट में उसने फ्रॉन्ड वर्ड कभी यूज किए हुए हैं। फ्रॉन्ड एक जनरल वर्ड है। फ्रॉन्ड एक बड़े फोटोसिंथेटिक हिस्से को कहते हैं। एल्गी के केस में ब्राउन और रेड एल्गी में यूज करता है वो। सही है, बोलो। ठीक है, अब आपसे सवाल पूछ रहा हूं। एल्गी हैप्लॉइड होती है, तो फ्रॉन्ड हैप्लॉइड है डिप्लॉइड है? हैप्लॉइड। स्टाइप हैप्लॉइड, सही है, और होल्ड फास्ट हैप्लॉइड होगा। क्लियर है? ठीक है, ड्रॉ करें इसे, लिख लोगे? चलिए बनाइए। हाँ बेटा। हाँ, लीफ के पर लीफ के लिए एक अलग वर्ड आ गया था, फिल। फिल मतलब लीफ होता है, ठीक है। फिल वर्ड आता है लीफ के लिए। फ्रॉन्ड होता है कोई जिसकी कोई प्रॉपर शेप ना हो पर फोटोसिंथेटिक हो। नहीं, नहीं कह सकते, क्योंकि अभी मतलब जो एल्गी है ना, उसमें प्रॉपर कोई स्टेम स्टेम बनी नहीं प्रॉपर तरीके से। पॉलीसाइफोनिया में थोड़ा दिख रहा है, इसलिए एनसीईआरटी ने रेड एल्गी में लिखा है कि थोड़ा थैलस एडवांस है। हाँ, मिडरिब का मतलब होता है किसी स्ट्रक्चर का सेंटर। सही है। हाँ बेटा, बोल। आपको डायग्राम आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जल्दी करो। डायग्राम आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एल्गी क्या कह रहे हैं बेटा? एल्गी डिवीजन है। हाँ, एल्गी डिवीजन है, उसके अंदर क्लास आती है। चलो जल्दी करो, लिख लिया? जिन्होंने लिखा हुआ है पहले से एनसीईआरटी पढ़ लिया करो। तुमने लिखा हुआ था, याद नहीं है, इसलिए यहां बैठे हो। समझ क्यों नहीं आ रही है तुम लोग को एक बार में बात? और कल अपने पास से खुद से प्रिंट आउट लेना है, चाहे जो करना, या लैपटॉप में खोल के टेस्ट करना। कल कर लेना, नहीं तो परसों कर लेना। कल परसों में से एक दिन टेस्ट अटेम्प्ट कर लेना। और ओएमआर मेरी जब भी नेक्स्ट क्लास होगी यहां पे रख के लेके आना उसको। सही है? चाहे ओएमआर हो, चाहे पेज पे किया हो, 1 का ए, 2 का बी। समझ में आ रहा है? हाँ, वीडियो सोल्यूशन में दे दूंगा, उसका आज रिकॉर्ड करूंगा। हाँ, तेज बोल, तेज बोल। होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, दिखाया नहीं, होना चाहिए वैसे। हम्म। मैरीन एल्गी का साइज क्यों बड़ा होता है? कल बताया तो था कि वो क्या नाम है, मैरीन एल्गी जो है उसमें सॉल्ट बहुत होता है, नमक होता है ना आसपास पानी में, तो उसको मिनरल मिल जाता है। अगर लाइट मिल जाएगी तो साइज बड़ा हो जाएगा। ग्रीन एल्गी पानी में है ना, फ्रेश वाटर में, वहां मिनरल तो है नहीं आसपास। क्या चीज? ग्रीन एल्गी बेटा कम है, बहुत बहुत कम है। ठीक है। हाँ बेटा, बोल जल्दी। कौन क्या पूछ रहा है? यार, डाउट पूछने के लिए मना नहीं है आपसे। आप पढ़ नहीं रहे हो, ये गड़बड़ है आप लोग की बस। आप लोग मेंटली पता नहीं किस तरीके से होते जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, वो आते हैं मस्त बैठ के खुश होके चले जाते हैं, पता नहीं क्यों। हमें समझ नहीं आ रहा बस।
प्लीज पढ़ाई करो, सिलेबस नहीं होगा नहीं तो। गलत फहमी में मत रहो। सीट इस बात की नहीं मिलेगी कि तुम्हें एक चैप्टर आता है कि नहीं आता, सारे आते हैं, इस बात की सीट है। हो गया बेटा? हाँ बेटा, दोबारा बोल। कहाँ अटैच है? अच्छा, एयर ब्लैडर से वो नहीं तो नीचे गिर जाएगा पूरा स्ट्रक्चर। एयर ब्लैडर तो उसको मतलब सरफेस के पास रखता है ताकि लाइट मिले। सरफेस के पास रहेगा तो क्या मिलेगी? लाइट मिलेगी। लिख लिया? चले आगे, जल्दी बोलो बेटा। लिख लिया हो तो चले आगे। एडवांस थैलस का मतलब समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? ठीक है। जल्दी करो। इसका मतलब समझ में आ रहा है? ग्रेटर कंसंट्रेशन इन वार्म वाटर। इस लाइन का मतलब समझ में आएगा? रेड एल्गी कहां मिलती है? ज्यादा कंसंट्रेशन कहां मिल रही है? वार्म वाटर में। ठीक है, चलें बेटा आगे। जिन्होंने लिख लिया एनसीईआरटी प्लीज पढ़ो ग्रीन एल्गी की। बना दे, कोई दिक्कत नहीं है। होल्ड फास्ट एक बहुत जनरल स्ट्रक्चर है। अब तो स्पेसिफिक पूछेगा, इसमें है नहीं है, मैं ये बोलूंगा जो एल्गी बहते हुए पानी में होगी उसमें होगा। तो ग्रीन एल्गी भी तो बहते हुए पानी में होता है, पर प्रॉपरली एनसीईआरटी ने ये सारे स्ट्रक्चर किस में बनाए? ब्राउन और रेड एल्गी में, क्योंकि इनके साइज बड़े होते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ा साइज किसका होता है? ब्राउन एल्गी का। चलिए चलें आगे। ब्राउन एल्गी में क्या फर्क पड़ता है? फ्रॉन्ड ही होता है मेन, वो दिखता ही नहीं है इस टाइप, बहुत छोटा होता है। प्रोडक्टिविटी ज्यादा होता है फोटोसिंथेसिस वाइज, जिसका साइज ज्यादा है। हाँ मतलब अगर तू उस कंपैरिजन में कहेगा, अगर मान ले नंबर जिस एल्गी का ज्यादा होगा, एक्चुअल में क्या है, प्रोडक्टिविटी दो चीजों पे है। सही है। एक एल्गी वाइज अगर पूछा जाए तो ब्राउन एल्गी की, पानी वाइज पूछा जाए मतलब पानी में किसकी ज्यादा है, तो फिर ग्रीन आएगी, क्योंकि ग्रीन का नंबर ज्यादा होता है। तो समझा नहीं मैं क्या बोला? मैंने बोला जब जब प्रोडक्टिविटी टर्म जो यूज करते हैं ना, वो ऑर्गेनिज्म की नहीं होती। डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्टिविटी और फोटोसिंथेसिस क्या है, कौन बताएगा भाई? डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस और प्रोडक्टिविटी। कोई बताओ। फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म की होती है, प्रोडक्टिविटी एरिया की होती है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, इस पर डिस्कशन करेंगे इकोसिस्टम में। पर अभी के लिए दिमाग में रख कि हाँ, ब्राउन एल्गी की प्रोडक्टिविटी हाई है क्योंकि उसका साइज बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, वहां प्रॉपर तरीके से इकोसिस्टम में बताएंगे कि किसकी ज्यादा होती है। आ जाओ। जैसे फ्रेश वाटर में किसकी ज्यादा होगी?
ग्रीन एल्गी की। सही है, तो पॉन्ड में और रिवर में किसकी ज्यादा होगी? ग्रीन एल्गी की। मैरीन एनवायरनमेंट में किसकी ज्यादा होगी? ब्राउन और रेड की। ठीक है, ब्राउन और रेड एल्गी की। आ जाओ। हाँ भाई, चले आगे। सेल वॉल बताओ भाई। इनर सेलुलोज और आउटर पैक्टिन। पैक्टिन पैक्टोज एक ही होता है। पैक्टिन और पैक्टोज एक ही बात है बेटा। यहां पर भी इनर सेलुलोज है। एनसीईआरटी ने बोला है कि आउटर जिलेटिनियस, सॉरी, आउटर जिलेटिनियस, जिलेटिनियस एल्जिन। हाँ भाई, इधर सेलुलोज, इनर सेलुलोज प्लस काराजीन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर। काराजीन और एल्जिन को हम क्या क्या कहते हैं? इसको हाइड्रोकोलाइट। क्या इनको कमर्शियल यूज करते हैं? यस, कमर्शियल यूज करते हैं। ठीक है, फ्लैजिला कितने कितने जल्दी बताओ? 2 से 8 एपिकल इक्वल। इसमें लेटरल अनइक्वल, इसमें एब्सेंट है। अब इधर देखेंगे ध्यान से। एनसीईआरटी देखो पिगमेंट को लेके क्या बोल रही है। एनसीईआरटी कह रही है क्लोरोफिल ए है प्लस क्लोरोफिल बी है। इनका कलर वो कह रही है ग्रास ग्रीन। ग्रास ग्रीन समझ में आता? हरा। ठीक है, और वो कहां प्रेजेंट है? कहां प्रेजेंट है? लोकेट है किसके अंदर? लोकेट इनसाइड क्लोरोप्लास्ट। तो पिगमेंट कहां है? क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, सही है। ग्रीन एल्गी में शेप होती है क्लोरोप्लास्ट की। ग्रीन एल्गी में क्या होती है? शेप होती है किसकी? क्लोरोप्लास्ट की अलग अलग शेप होती है। इधर देखेंगे सारे बच्चे। एक क्लोरोप्लास्ट ऐसा हो सकता है, ये फ्लैट हो गया, ये थोड़ा लेंस शेप हो गया। ठीक है, ये थोड़ा सा ब्रांच टाइप का हो गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया? इस तरीके का ब्रांच हो गया। एक हो सकता है हमारे पास ऐसा रिबन शेप या स्पाइरल कह सकते हैं। तो ये वाला कैसा हो गया? कप। ये क्या हो गया? डिस्क या प्लेट। इसको अपने लेंस कह सकते हैं। इसको बोलेंगे रेटिकुलेट। रेटिकुलेट किसे कहते हैं? ब्रांच को। इसको क्या बोलेंगे? स्पाइरल। ये सब क्या है बेटा? अलग अलग शेप है। ये सब क्या है हमारे पास? अलग अलग शेप है। किसकी? क्लोरोप्लास्ट की। किसकी? क्लोरोप्लास्ट की शेप है। यहां तक समझ में आ रहा है? उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक स्टोरेज स्ट्रक्चर होता है ग्रीन एल्गी में, नाम बताओ? पाइरिनॉइड। पाइरिनॉइड का संख्या 1 और 1 से ज्यादा होता है। सही है, पाइरिनॉइड की संख्या 1 होगी और 1 से ज्यादा होगी। तो हमारे पास क्या है बेटा? पाइरिनॉइड प्रेजेंट है ग्रीन एल्गी में। पाइरिनॉइड कहां प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन ग्रीन एल्गी। पाइरिनॉइड कहां प्रेजेंट है? ग्रीन एल्गी में। क्या स्टोर करता है? प्रोटीन एंड स्टार्च। एनसीईआरटी लिखती है प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। तो प्रोटीन और स्टार्च स्टोर करता है। यस, ठीक है। ग्रीन एल्गी में स्टोरेज क्या है? मेनली स्टार्च है, कुछ में ऑयल है। सम एल्गी में क्या है? ऑयल है। समझ में आ रहा है? मेन स्टोरेज ग्रीन एल्गी में क्या है? स्टार्च। कुछ में क्या है? ऑयल है। यहां जाओ, मैनिटॉल और लेमिनेरियन स्टार्च। लेमिनेरियन स्टार्च। अब मुझे एक चीज आपको यहां बतानी है बेटा, शेप को लेकर इसने कुछ नहीं बोला है। पीओफाइसिए ने क्लोरोप्लास्ट की शेप को लेकर कुछ नहीं बोला है। उसने सिर्फ ये बोला है, इसने बोला है कि मान लो ये नॉर्मल ब्राउन एल्गी है। किसी भी ब्राउन एल्गी का कोई एक सेल ले लेते हैं, ऐसे एक सेल ले लेते हैं। ये सेल बना दिया मैंने ऐसे उठा के। इस सेल को ये वेजिटेटिव सेल कह रहा है। कह रहा है कि इसके अंदर वैक्यूल होता है, ऐसे सेंटर में वैक्यूल होगा जैसे प्लांट सेल में होता है। और इसमें क्या प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस। मेरी बात समझ में आ रही है? और ये किसकी बात कर रहा है? ये नॉर्मल सेल की बात कर रहा है। नॉर्मल सेल को क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव सेल। क्या बोलेंगे?
वेजिटेटिव सेल, ऐसी बात कर रहा है ये चीज समझ में आई? ठीक, अब आ जाओ जरा, रेड एल्गी में क्या है? फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च। स्ट्रक्चर किससे सिमिलर है? स्ट्रक्चर सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। क्लियर है? डायग्राम देखेंगे सब लोग पहले, कोई कुछ नहीं लिखेगा। अरे रुक जाओ भाई, ये एक डॉट एक ग्लूकोज है, ठीक है, एक डॉट एक ग्लूकोज है, सही है। अगर मैं ग्लूकोज को ऐसे लिंक कर रहा हूं, इस लिंकेज को कहते हैं अल्फा 1,4, मतलब अल्फा ग्लूकोज होती है, अल्फा डी ग्लूकोज, और कौन सी लिंकेज है? अल्फा 1,4 लिंकेज है। अल्फा 1,4 समझ में आया? 1,4 कार्बन से जुड़ रहा है। ये एक सर्कल एक ग्लूकोज है बेटा, एक सर्कल क्या है? एक ग्लूकोज है। ये देखो, ये सारे ग्लूकोज आपस में ऐसे मैंने जोड़ दिए, ध्यान से समझेंगे। इस तरीके से हमने ऐसे इसको जोड़ दिए। जहां पर ये ब्रांचिंग हो रही है, ये जहां पर ये ब्रांच हो रहा है, ये अल्फा 1,6 है। ये लिंकेज का नाम है बेटा अल्फा 1,6। किसका नाम है? लिंकेज का। जहां भी ब्रांच हो रही है ये, वहां लिंकेज कौन सी है? अल्फा 1,6। ये सारे क्या है? ग्लूकोज हैं। ये सारे क्या हैं? ग्लूकोज। ग्लूकोज की रिंग होती है ऐसे, यस। इधर 1 होता है तो इधर क्या होता है? 4 होता है, तो 1 को 4 से जोड़ा हुआ है। अरे समझ में आ रहा है? ठीक है। और जब 1 को किसी के 6 यहां होता है इस पर, तो नीचे इसके ऐसा एक और रखूंगा तो 6 से 1 जुड़ेगा। ये देखो, यहां पर 6 है, ये 6 है, तो 6 और 1 को भी जोड़ सकते हैं। तो ऐसे ब्रांचेस बनती हैं। तो मेरा सिर्फ आपको यह समझाना है यहां पर कि मेरे पास इतना बड़ा एरिया जिसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, इसको अमाइलोज कहते हैं, ठीक है। ये वाला हिस्सा जिसमें 1,4 भी और 1,6 भी है, इसको कहते हैं अमाइलोपेक्टिन। क्या बोलते हैं? अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज प्लस अमाइलोपेक्टिन मिला के स्टार्च होता है। ये 20% होता है, ये 80% हिस्सा होता है। दोनों को जोड़ने के बाद स्टार्च बनता है। यहां तक समझ में आ रही है? बोलो। ग्लूकोज की चेन बना रहे हैं, उसमें 2 हिस्से हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। इधर देखो पहले ध्यान से, मैं यहां पर एक लंबी चेन बनाया, फिर ब्रांच आई। अगर मैं अमाइलोज हटा दूं तो ब्रांचिंग जल्दी जल्दी आ रही है। ये समझ में आ रहा है? तो मैं आपको यह कह सकता हूं डिफरेंस बिटवीन अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, ये ब्रांच नहीं है, ये नॉट ब्रांच, और ये जल्दी ब्रांच है, मोर ब्रांच है। अब जो जैसा स्ट्रक्चर अमाइलोपेक्टिन का है, वैसा ही स्ट्रक्चर ग्लाइकोजन का होता है, क्योंकि ग्लाइकोजन भी ग्लूकोज का बना है। और वही स्ट्रक्चर फ्लोरिडियन स्टार्च का है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि फ्लोरिडियन स्टार्च, ग्लाइकोजन, अमाइलोपेक्टिन, दे आर मोर ब्रांच? किसको नहीं समझ में आई ये बात? देख लो फिर से दोबारा से। एक सर्कल एक ग्लूकोज है, एक सर्कल एक ग्लूकोज है, 2 ग्लूकोज के बीच में अल्फा 1,4 लिंकेज है। ये सब अल्फा 1,4 है। ये अल्फा क्या है? 1,6 जहां ब्रांच है। ये वाला हिस्सा सीधे वाला क्या कहलाता है? अमाइलोज, सही है। जिसमें सीधा हिस्सा भी और थोड़ा ब्रांच है, उसको अमाइलोपेक्टिन। ये 20% होता है, ये 80%। टोटल मिला के क्या बनता है? स्टार्च। तो अमाइलोपेक्टिन जैसा स्ट्रक्चर किसका है? ग्लाइकोजन का। वही किसका है? फ्लोरिडियन स्टार्च का। इसका मतलब इन तीनों में एक लिंकेज अल्फा 1,4 है और 1,6 है। नहीं, इन तीनों में कौन सी लिंकेज है? 1,4 अल्फा 1,6। एक एंजाइम पढ़ा है तुमने, अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज, वो 1,4 लिंकेज तोड़ता है, सही है, ठीक है। और जब वो दो को गलती से यहां से तोड़ दे, देख बेटा यहां से तोड़, मान लो यहां से तोड़ दे, तो 2 ग्लूकोज जुड़े रह गए, इसको माल्टोज बोलते हैं।
इसीलिए स्टार्च का डाइजेशन करोगे तो माल्टोज बनेगा। नहीं याद आ रहा कुछ भी? समझ में आ रहा है? लेकिन गलती से ये डाइजेस्ट नहीं होगा 16 वाला। इसको क्या बोलते हैं 16 वाले को? यार तुम्हें आता नहीं है तो पढ़ा करो ना। सुनते भी नहीं हो पीछे बैठ के कोई भी, और आता किसी को कुछ नहीं है। क्या बोलते हैं इसको? और मैंने पढ़ाया हुआ ये, बल्कि और बताता हूं, आइसोमाल्टोज बोलते हैं। आइसोमर है ना माल्टोज का। माल्टोज में दो ग्लूकोज 1,4 से जुड़ा है और 1,6 से जुड़ा हुआ होगा तो उसको बोलेंगे आइसोमाल्टोज। तो डाइजेशन में तुम्हें कभी पढ़ाया होगा माल्टेज, आइसोमाल्टेज। ये सब किसको तोड़ते हैं? डाइसेक्राइड्स को। भाई अभी नहीं है डाइजेशन, पर कभी नहीं है, आएगा ना मेडिकल कॉलेज में। नहीं आएगा? आएगा ना भाई। और एक चीज और मैं बताता हूं क्यों बच्चों को दिक्कत होती है फर्स्ट ईयर में, बताता हूं। उनको बायोकेमिस्ट्री नहीं आती है। बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायोमोलिक्यूल है। जो बच्चा जितना बायोमोलिक्यूल से डरेगा, और अगर उसने गलती से बायो कंटिन्यू करी, मैं फिर बोल रहा हूं अपना फेवरेट चैप्टर बायोमोलिक्यूल बना लो। रीजन क्या है? बायोमोलिक्यूल आधार देता है बायो को समझने का, क्योंकि केमिस्ट्री बेस्ड चीजें ज्यादा समझ में आती हैं, लॉजिक आते हैं। जो बच्चे बायोमोलिक्यूल से ज्यादा डरते हैं उनको मेडिकल कॉलेज में जाके उतनी ज्यादा परेशानी हाथ लगेगी। पहला, क्योंकि एनाटॉमी जो होती है वो समझ नहीं आती आसानी से कि अंदर क्या है, टिश्यू इशू। जो रह जाता है वो फिजियोलॉजी है। फिजियोलॉजी इससे लिंक है। इसमें ऐसी ऐसी चीजें खाली स्टार्च के स्ट्रक्चर में जो तुम डाइजेशन से आराम से समझ सकते हो। आप दो को तोड़ोगे तो क्या बनेगा? माल्टोज। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये वाले पे जाकर क्या बनेगा? आइसोमाल्टोज। ये सारे एंजाइम कौन से होते हैं? डाइसेक्राइडेज। ये डाइसेक्राइड हुआ ना। स्टार्च के डाइजेशन से क्या बनेगा? माल्टोज तो बनता ही है, ग्लूकोज भी बनेगा। भाई अगर मैं यहां से तोड़ूंगा तो क्या बनेगा? ग्लूकोज। दो दो करके तोड़ूंगा तो माल्टोज। अच्छा अब देखो लिंकेज याद कर रहे हैं। माल्टोज में भी 1,4 है। यस, माल्टोज में भी क्या है? 1,4 है। सही है? क्लियर? तो ये सारी चीजें तब पॉसिबल है जब आपको बायोमोलिक्यूल एक्चुअल में इंटरेस्ट हो। अगर बोझ लेके पढ़ोगे बायोमोलिक्यूल तो दिक्कत करेगा आपको, मैं पहले बता रहा हूं। ठीक है, मैं अपना बताया तो मेरे को फेवरेट ही बायोमोलिक्यूल लगता है। रीजन बता रहा हूं क्यों। इसीलिए मुझे बायो के अंदर केमिस्ट्री समझ में आती है थोड़ी बहुत। क्लियर है? मैं यहां पे क्यों लिख रहा हूं ये वाली बातें, ताकि आपके दिमाग में लिंकेज बैठ जाए। क्योंकि ये यहां नहीं आया तो केमिस्ट्री में आएगा, बायोमोलिक्यूल में लिंकेज का क्वेश्चन। ये टाइम पास नहीं कर रहे हैं यहां पर, आपको लिंकेज बता रहे हैं कि अमाइलोज में 1,4 होती है, अमाइलोपेक्टिन में 1,4 1,6 होती है। सही है? और जो स्ट्रक्चर अमाइलोपेक्टिन का वही स्ट्रक्चर किसका है? ग्लाइकोजन का। वही स्ट्रक्चर किसका है? फ्लोरिडियन स्टार्च का। सही है? ठीक है, क्लियर है? बनाइए, पहले ये बनाइए फिर वो बनाइए, जल्दी। जल्दी कर लो भाई। लिख लिया? जल्दी लिखो। आराम से सो रहे हैं कुछ बच्चे मस्त पीछे, पता नहीं क्या खा के आते हैं। हाँ ना, या खाना ही नहीं मिलता तुम लोग को है? चलो लिखो जल्दी बेटा। ओलंपिक में कोई मेडल आया बिहार से? नहीं, नहीं आता है। हाँ, सब पढ़ रहा है नहीं, कोई कहीं पढ़ रहा है कोई कहीं पढ़ रहा है, सिर्फ पढ़ ही रहा है। मेडल किस लिए आएगा? है? हाँ,
सब तैयारी कर रहे हैं नहीं है? हाँ, हाँ, सब पढ़ा रहे हैं, सब पढ़ रहा है। तो इसका मतलब बेटा स्थिति खराब है तो पढ़ ही लो तुम सही से। दिक्कत है तुम पढ़ भी नहीं रहे हो, मैं इसलिए बोल रहा हूं। और ऑप्शन नहीं है ना। लिख लिया? जल्दी करो बेटा। देखो एलगी के लगभग 50-60 क्वेश्चन आप लोग बना सकते हो। अब इसके बाद से टॉपिक खत्म होगा, आपको उसके क्वेश्चन मिल जाएंगे मंडे ट्यूसडे के आसपास। ठीक है, आपको टेस्ट संडे तक खत्म करना है। क्लियर है? टेस्ट संडे तक खत्म करना है। जो जिन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं हुआ है कल बैठ के पढ़ लेना अपना। कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी बैकलॉग कर रहे होंगे आराम से, है ना? 4 चैप्टर है, प्रॉपर खत्म करके उसका टेस्ट देना है। ठीक है, मर्जी है बेटा, मैं अभी भी श्योर हूँ 20% देंगे टेस्ट को। देते नहीं है लोग, अपने आप से तो और नहीं देंगे। ठीक है, मान लो एनटीए तुमसे अगर पूछ ले कब कराना है पेपर, तो तुम लोग तो कभी कराने ही ना दो, है ना? इसीलिए नहीं पूछता है तुमसे। पैरामाउंट मतलब बहुत ज्यादा। काराजीन टेबल में, टेबल में लिखा है ना काराजीन, है नहीं? टेबल में नहीं है? ठीक है, हाइड्रोकोलाइड की तरह लिखा है। हाइड्रोकोलाइड सेल वॉल में ही होता है। ठीक है, इसका क्या कर रहे थे ये बी आंसर? अच्छा, चलो ठीक है, लिख लो जल्दी करो। बेटा एनसीईआरटी पढ़ो ना, पूछना है उसमें से। एनसीईआरटी तुम्हें ग्रीन ब्राउन रेड खुद पढ़नी है? अरे सब लिखा तो है, तो एक बार एनसीईआरटी भी तो पढ़ खुद से। हाँ, दिक्कत दिक्कत क्या है मैं बता देता हूँ। पेपर एनसीईआरटी से आता है, तुम्हें पेपर दे एनसीईआरटी देकर भी भेजेंगे, नहीं कर पाओगे, खोज ही नहीं पाओगे। ये दिक्कत है, उसके लिए भी पढ़ा होना चाहिए। लिख लिया? जिन्होंने लिख लिया एनसीईआरटी पढ़ो। हाँ भाई, ब्राउन एल्गी में फर्टिलाइजेशन इंटरनल एक्सटर्नल? ब्राउन एल्गी में एक्सटर्नल इंटरनल? कौन बताएगा? दोनों या एक? एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? वाटर लिखा है, और विद इन उगोनियम इंटरनल हुआ एक्सटर्नल हुआ वो? और पानी में? ठीक है, चलो पहले लिख लो फिर आगे बात करते हैं। इसलिए कह रहा हूं ध्यान से पढ़ो एनसीईआरटी, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। ये बना लोगे? कोई लिख रहा है अभी भी? बेटा कप शेप क्लोरोप्लास्ट क्लोमेडोमोनास में होता है, पर तुम्हारे पास ये दे ही नहीं रखा है एनसीईआरटी ने कौन सी शेप का किस में होता है। तुम्हें बस याद करना है अलग अलग शेप होती हैं। ठीक है, वेजिटेटिव सेल का मतलब नॉर्मल सेल। तो नॉर्मल ब्राउन एल्गी के सेल में सेंटर में वैक्यूल होता है। इसका यह मतलब नहीं है कि ग्रीन और रेड में वैक्यूल नहीं होता होगा। एनसीईआरटी ने कुछ बोला नहीं है। ये वाली बात समझ में आ गई? बोलो। बेटा आपको कैसे याद रखना है कि प्लांट सेल में वैक्यूल होता है? एल्गी प्लांट है,
तो सब में होता होगा। क्लियर? चलें आगे। कोई लिख रहा है? सबने लिख लिया? ठीक है, ये वाला बना लो जल्दी से। बनाना है ये? हाँ, किसमें? स्ट्रक्चर्स वाइज सेम है यार। अगर हम इस तरीके से जाएंगे दिक्कत होगी। स्ट्रक्चर वाइज सेम है। एक्चुअल में क्या होता है, अलग अलग जगह है ये। एनिमल्स में हम ग्लाइकोजन स्टोर करते हैं। अमाइलोपेक्टिन फ्री मिलता ही नहीं है कभी। अमाइलोपेक्टिन हमेशा किसके साथ होगा? किसके साथ होगा? अमाइलोज के साथ। तो अकेले मिलेगा नहीं ना वो। ठीक है, सॉल्युबल कौन ज्यादा होता है, ग्लाइकोजन या स्टार्च? ग्लाइकोजन ज्यादा सॉल्युबल है, स्टार्च ज्यादा सॉल्युबल होता है। हम स्टार्च क्यों नहीं बना रहे? हम स्टार्च खाते हैं, उसको ग्लूकोज में तोड़ते हैं, सही है, और फिर स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में। हम स्टार्च क्यों नहीं बना रहे? क्यों? सेलुलोज का स्टार्च से क्या लेना देना है? हाँ भाई, क्यों नहीं बना रहे? हम स्टार्च खा रहे हैं, उसको ग्लूकोज में तोड़ रहे हैं, ब्लड में ले जाके पर ग्लाइकोजन बना रहे हैं, स्टार्च नहीं बना रहे। क्यों? एंजाइम नहीं है। टाइम नहीं है। चलो कोई नहीं। हाँ भाई, किसी के पास आंसर है? लॉज उससे क्या होगा फिर? लेस सोल्यूबल स्टेबल होता है। लेस सोल्यूबल स्टेबल कैसे होगा? सोल्यूबिलिटी क्या इंपैक्ट डालती है हमारी बॉडी में? कोई चीज सोल्यूबल क्या इंपैक्ट डालती है? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर किसी सेल के अंदर सोल्यूबल चीज है तो वो ज्यादा पानी खींचेगी, सेल फट जाएगा। अगर कम सोल्यूबल चीज की फॉर्म में रखोगे तो कम पानी खींचेगा, सेल फटेगा नहीं। ग्लाइकोजन रखने का रीजन ये है कि वो सोल्यूबल कम है, तो पानी नहीं खींचेगा ज्यादा अपने अंदर। ये ऑस्मोटिक प्रेशर पता है? जो चीज सोल्यूबल होती है तो क्या खींचती है? क्या खींचेगी? पानी खींचेगी। जैसे तुम्हारे पास ब्लड में प्रोटीन है कोई जो ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करती है, पढ़ते हैं ना? ठीक है, तो प्रोटीन वही ऑस्मोटिक प्रेशर लगाएगी जो क्या होगी, सॉल्युबल होगी। क्रिएटिन सॉल्युबल नहीं है, ठीक है, तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं लगाएगी। क्लियर है? अब सेल वॉल किसके पास है? प्लांट सेल के पास। तो स्टार्च थोड़ा सॉल्युबल है, चल जाएगा, क्योंकि उसके बाहर है ना हार्ड स्ट्रक्चर। पर एनिमल सेल के पास तो सेल वॉल है नहीं, तो उसको कोई भी ग्लूकोज की फॉर्म इस फॉर्म में रखनी है जो बहुत कम सॉल्युबल हो, ताकि पानी अंदर ना घुसे और सेल ना फटे। सही है? बोलो। हाँ, क्या चीज लास्ट में? अल्फा 16, ये ब्रांचिंग को कह रहे हैं बेटा। ये जो ब्रांच है ना, यहां पर जहां भी ब्रांच बन रही है, जैसे ये ब्रांच बन रही है, अच्छा लास्ट में यहां है, यहां और बनेगा जाके। अच्छा, ये वन हिस्सा है, ये रिड्यूसिंग है। अरे इसमें ग्लूकोज में इधर 1 है, इधर 4 है, तो इसका इधर क्या होगा, 4, इधर 1 होगा, इधर 4 होगा, इधर 1 होगा, तो इधर लास्ट में 1 आएगा। नहीं, छोड़ दो, कोई बात नहीं, अभी ऐसे रहने दो, है ना, रिड्यूसिंग की बात नहीं करेंगे, है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, पाप लगेगा रिड्यूसिंग की बात करने पे। हाँ, स्टार्च रिड्यूसिंग होता है, नॉन रिड्यूसिंग होता है? कहां लिखा है, बायो में और केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री के एनसीईआरटी में नॉन रिड्यूसिंग लिखा है। चलो आगे चलेंगे, छोड़ो बेटा, ये इस पे ये बना लो, है ना। मेरे को सिर्फ आपको बॉन्डिंग याद करानी थी, ताकि अगर केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ जाए तो वहां कर लेना। बाकी आपके दिमाग में स्टार्च और ग्लाइकोजन में अंतर पता होना चाहिए, पता रहेगा, बस इतना चाहिए मुझे। चलते हैं।
लिख लिया तो चले आगे, चलिए। वेजिटेटिव, हाँ भाई, ग्रीन एल्गी। अब जो मैं बात बोलूंगा उसको ध्यान से सुनना। ग्रीन एल्गी में फ्रेगमेंटेशन, इसमें भी फ्रेगमेंटेशन। कौन सी ग्रीन एल्गी में फ्रेगमेंटेशन नहीं होगी? जो सिंगल सेल की है। यस, क्लोरेला और क्लोमैडोमोनास। इसमें एक्सेप्ट लिख रहा हूं, एक्सेप्ट क्या? यूनिसेलुलर और कोलोनियल। इसका मतलब फ्रेगमेंटेशन किस में होती है? फिलामेंटस एल्गी में। फिलामेंटस एल्गी क्या शो करती है? फ्रेगमेंटेशन। इस बात में कोई डाउट है? बोलो बेटा, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब जो मैं बता रहा हूं वो सुनना ध्यान से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इधर देखेंगे सारे बच्चे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास एसेक्सुअल स्पोर है जो माइटोसिस से बने हैं। एसेक्सुअल स्पोर बाय माइटोसिस। कैसे बने हैं? माइटोसिस से। ठीक है, क्लियर। अब इसमें देखो, इसमें हम क्या नाम लिखेंगे? जूस्पोर। जूस्पोर कैसा है? मोटाइल है। और कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। यस। अब किसके अंदर बनेगा? प्रोड्यूस इनसाइड जूस्पोरेंजियम। नाम पढ़ा था हमने, ये पढ़ा था ना, एक सेल होता है वो जूस्पोरेंजियम बन जाता है। अच्छा, इसमें फ्लैजिला कैसा होगा इसका? 2 से 8 एपिकल इक्वल। इसमें जूस्पोर बनेंगे। यस। उसकी शेप आएगी पियर। कैसी आएगी? पियर शेप। फ्लैजिला 2 लेटरल अनइक्वल। इसको कंपेयर करो, नो फ्लैजिला। तो इसमें जूस्पोर की जगह क्या आप लिखूंगा? ए प्लेनोस्पोर। ए प्लेनोस्पोर कैसे है? मोटाइल नॉन मोटाइल? नॉन मोटाइल है। अब जरा एनसीईआरटी में एक लाइन चेक करेंगे जो मैं बता रहा हूं, बाद में परेशान नहीं होना। देखो एनसीईआरटी ने क्या बोला है, ग्रीन एल्गी के केस में वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन से होती है और उसके अलावा स्पोर लिख दिए हैं। वेजिटेटिव में उसने स्पोर लिख दिए हैं। लिखना नहीं चाहिए उसको, जनरली नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। तुम्हारे सिलेबस में यह है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होती है और एसेक्सुअल में स्पोर्स बनते हैं। वेजिटेटिव में स्पोर होते हैं, ऐसा नहीं है कुछ एल्गी में, पर वो मतलब बहुत हायर क्लासेस में पढ़ाया जाता है जहां पर उसके लिए कुछ स्पेशल चीजें बताई जाती हैं। अपने दिमाग में रखो ये बात कि वेजिटेटिव होती है फ्रेगमेंटेशन से, एसेक्सुअल में स्पोर बनते हैं बाय माइटोसिस। स्पोर दो तरह के हैं, जूस्पोर और ए प्लेनोस्पोर। जूस्पोर मोटाइल है और ए प्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल है। एसेक्सुअल स्पोर हमेशा माइटोसिस से बनते हैं। कैसे बनते हैं? माइटोसिस से बनते हैं। सही है। स्पोर जर्मिनेशन शब्द का मतलब है माइटोसिस होना स्पोर की। डिफरेंस बिटवीन स्पोर और गैमेट, स्पोर और गैमेट देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, दोनों हैप्लॉइड हैं। स्पोर जर्मिनेट करता है मतलब माइटोसिस करता है, गैमेट फ्यूज करता है। उसके लिए ब्राउन एल्गी में लिखा यूनाइट, फ्यूजन ना लिख के उसने क्या लिख दिया? यूनाइट होना। सही है, क्लियर है। तो फ्यूजन होना, फर्टिलाइजेशन होना, गैमेट्स का यूनाइट होना एक ही बात है। ग्रीन एल्गी में फ्रेगमेंटेशन के साथ उसने स्पोर्स लिखे, नहीं करना वो हमें, क्योंकि हम डिटेल में जाएंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी कि यार वेजिटेटिव में क्या स्पोर भी बनते? नहीं, आपने सिर्फ क्या याद करना है? फ्रेगमेंटेशन। रहेगा याद? ठीक है। ए सेक्सुअल हो गया। सेक्सुअल में हमने क्या क्या पढ़ा था याद करो? आइसो एन आइसो, यस, आइसोगैमस, फिर एनाइसो और ऊगैमस पढ़ा था। यस, ऊगैमस पढ़ा था। ऊगैमस में यहां क्या एग्जांपल था? वॉल्वॉक्स। यहां पर यूडोरिना। यहां पर नॉन मोटाइल में स्पाइरोगेरा। बच्चे अगर आपको यह टॉपिक याद है, खासकर रिप्रोडक्शन का, और मोटाइल में एनसीईआरटी ने यूलोथ्रिक्स मेन दे रखा है, उसके अलावा क्लैमाइडोमोनास। अब सुनो ध्यान से मैं क्या बता रहा हूं, मेरी बात सुनाइए सब लोग। एनसीईआरटी जो अभी है, इससे भी पुरानी एक एनसीईआरटी थी, उसमें क्लैमाइडोमोनास आइसो और एनाइसो दोनों में लिखा था। रीजन क्या है? क्लैमाइडोमोनास एक जीनस है, उसकी कुछ स्पीसीज आइसो होती हैं, कुछ एनाइसो होती हैं, उसने दोनों में लिखा। तो बच्चों ने उस पर क्वेरी उठाई, तो एनसीईआरटी क्या करती है? आधी करेक्शन करती है, वो पूरे करते नहीं है। तो उसने क्या किया,
क्लमाइडोमोनास हटा ही दिया पूरा, जबकि वो छोड़ सकते थे आइसोगैमस में, तो उसने कहा कोई कंफ्यूजन नहीं, हटा ही देते हैं। उसने वहां फिट किया यूलोथ्रिक्स को, और एक ऐसा एग्जाम्पल लेके आया यूडोरिना, जो पहले नहीं था। समझ में आ रहा है? और उसकी मोस्टली स्पीसीज एनाइसोगैमस होती हैं। तो पुराने क्वेश्चंस में आज भी क्लमाइडो, क्योंकि वो तो पीवाईक्यू है, तो पुराने क्वेश्चन में आज भी हमारे पास यूलोथ्रिक्स के साथ साथ क्या प्रेजेंट है? क्लमाइडोमोनास है। मेरी बात समझ पा रहे हो? यूडोरिना वो बाद में लेकर आया था। क्लियर है? दूसरा, जब आप फॉर्म की बात करोगे कि अलग अलग फॉर्म होती है, तो एनसीईआरटी जब एल्गी पढ़ाना चालू करती है तो वहां पर वो लिखती है एनसीईआरटी की कोलोनियल से फिलामेंटस है। इसका मतलब वो यूनिसेलुलर बताना नहीं चाह रही। क्यों? क्योंकि बच्चे सवाल उठाते हैं कि कहीं प्रोटिस्टा में तो नहीं है। लेकिन जब वो दोबारा ग्रीन एल्गी बताती है तो वहां फॉर्म में वो यूनिसेलुलर लिख रही है, या तो दोनों जगह से हटा दे। समझ में आया? तो जहां कोई सवाल पूछ देता है वो उठाते हैं, वहां से काट के कुछ कुछ बना देते हैं। उसने क्या किया आप समझ लो, इसका मतलब हम यूनिसेलुलर एल्गी मानेंगे, एल्गी में है। क्लियर है? क्लासिफिकेशन के लिए भले ही उसको किस में रख देते हैं? प्रोटिस्टा में, लेकिन क्लमाइडोमोनास क्लोरेला किसका हिस्सा मानेंगे हम लोग? ग्रीन एल्गी का। सही है? इसीलिए ग्रीन एल्गी वाले टॉपिक में उसने प्रॉपर मेंशन किया है, अलग अलग फॉर्म है, यूनिसेलुलर, कोलोनियल, फिलामेंटस। सही है? जबकि एल्गी के स्टार्टिंग में कह रहा है कोलोनियल टू फिलामेंटस, यूनिसेलुलर क्यों नहीं लिखा? लिखना चाहिए था। समझ आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ठीक है, मैं कंफ्यूजन खत्म कर रहा हूं जो पढ़ते वक्त आएगी आपको। सही है? दूसरी बात, यहां वेजिटेटिव में उसने स्पोर लिखा है, उसको नहीं याद रखो, नहीं तो गड़बड़ कहां होगी आपके दिमाग में। अगर बैठ गया कि वेजिटेटिव में स्पोर होता है तो आप सब में याद कर लोगे। सही है? वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है? क्लियर? दूसरा, सेक्सुअल में तीनों होता है, इसमें भी क्या होगा? आइसो, एनाइसो और ऊगैमस। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हमने कितनी एल्गी पढ़ी है? ग्रीन की 8। हमने यहां पर स्पाइरोगैरा, यूलोथिक्स, क्लमाइडोमोनास, क्लेडोफोरा लिख दिया, यूडोरिना लिख दिया, वॉल्वक्स लिख दिया। दो रह गई जिनके बारे में नहीं बताया, क्लोरेला। हमें नहीं करना वो क्या है। सही है ना? हम इंटरेस्टेड है ना कहीं दिया हुआ है। सही है? हमें वो एग्जाम्पल करने हैं जो जो दिया हुआ है। दूसरा, पहले कारा दिया हुआ था, कारा को हटा दिया। कारा में जो काम की बात आपने याद रखनी है वो ये है कि उसमें सेक्स ऑर्गन होते हैं, ऊगोनियम अपर होता है। ऊगोनियम कैसा होता है? ऊपर की तरफ, तो ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है। और एंथ्रीडियम क्या होता है? लोअर होता है। बस ये क्वेश्चन है जो आता था। देखो, हम नॉर्मली क्या फील करते हैं जब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, तो हमें फील आता है कि मेल सेक्स ऑर्गन ऊपर होना चाहिए ताकि गैमेट नीचे आसानी से जा सके। सही है? ये एरर है। मतलब यही चीज हमें नहीं सोचनी, हमें ये समझना है कि फीमेल सेक्स ऑर्गन ऊगोनियम ऊपर है, एंथ्रीडियम लोअर है। ठीक है? तो हमें दो एल्गी के बारे में नहीं पढ़ना कि वो ऊगैमस है, क्या है, कौन सी, एक कारा और एक क्लोरेला। ऐसे ही ब्राउन एल्गी में टोटल 6 एल्गी हैं। ठीक है? हमें सिर्फ फ्यूकस के बारे में पढ़ना है, वो ऊगैमस है, बाकी 5 का हमें नहीं फर्क पड़ता, ना क्वेश्चन आएगा। सही है? और रेड एल्गी सारी की सारी क्या है? ऊगैमस है। रेड एल्गी क्या है? ऊगैमस है। रेड एल्गी क्या है? ऊगैमस है। दूसरा, एनसीईआरटी क्या बोलती है वो सुनो। इसमें हमारे पास एग्जांपल ऊगैमस में क्या आ गया? फ्यूकस। सही है? इसके बारे में हमें एग्जांपल नहीं पढ़ने। एनसीईआरटी क्या बोलती है सुनो। एनसीईआरटी कहती है ब्राउन एल्गी में कि गैमेट फर्टिलाइज होंगे पानी में, इसका मतलब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सही है? ऊगोनियम के अंदर होंगे, तो ऊगोनियम का मतलब ये गैमेट उसके अंदर जाएगा, वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। देखो, ब्राउन एल्गी में आइसो एनाइसो ऊगैमस है। आइसो एनाइसो में फर्टिलाइजेशन पानी में हुई, तो कौन सी फर्टिलाइजेशन हुई? एक्सटर्नल। अगर मेल गैमेट ऊगैमस में ऊगोनियम के अंदर चला गया, इसके अंदर चला गया, तो इंटरनल हो गए। सही है? मेरी बात समझ में आ रही है? तो गैमेट अगर अंदर चला गया सेक्स ऑर्गन के फीमेल, तो उसे इंटरनल बोलेंगे। तो उसने लिखा है फर्टिलाइजेशन पानी में होगी या ऊगोनियम के अंदर होगी, तो दोनों हो गई एक्सटर्नल इंटरनल। अरे बोलो, समझ में? एनसीईआरटी की लाइन से एक्सप्लेन कर रहा हूं इस वक्त। अब यहां पर हम आते हैं, एनसीईआरटी लिखती है यहां पर पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। क्या लिखती है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। किसमें? रेड एल्गी में। उसको हम डिस्कस करेंगे अभी, है ना? जाइगोट के बाद क्या होगा उसको डिस्कस करेंगे। और ये सिर्फ क्या है? ऊगैमस है। क्लियर है? अब अपने डाउट्स पूछ सकते हो। मेरे हिसाब से आपको एक बार एल्गी लिख कर रीड करनी चाहिए सबको, और कोई कोई पॉइंट नहीं आ रहा है पूछो, जल्दी जल्दी नोट करो।
किसमें? रेड एल्गी में चारों ही फिर ऊगेमस हो गए ना। हाँ हाँ होता है, लेकिन रेड एल्गी में नहीं है, तो पानी के साथ जाएगा। नॉर्मली मोटाइल होना चाहिए, पर रेड एल्गी में मोटाइल नहीं है। और किस में नहीं है प्लांट किंगडम में? जिम्नो एनजियो में। नहीं नहीं नहीं, आगे जा रहे हैं, ऊगेमस में। जिम्नो एनजियो में भी नॉन मोटाइल मेल गैमेट होता है। कैसे जाता है? पॉलन ट्यूब से। कैसे जाएगा? पॉलन ट्यूब से। ठीक है? नहीं, क्या पूछ रहा है बेटा? पूछ, मेरे से पूछ। रेड एल्गी में मेल गैमेट मोटाइल नहीं है, फ्लैजिला ही नहीं होता। सही है? क्या चीज होना चाहिए? ऊगेमस नॉर्मली इंटरनल होता है, पर कंपलसरी नहीं है। एग्जाम्पल, एम्फीबियन रेप्टाइल कंपेयर करो। एम्फीबियन में फर्टिलाइजेशन कैसा है? एक्सटर्नल होता है। ठीक है? ऊगेमस इंटरनल हो सकता है, कंपलसरी नहीं है। पर चलो जल्दी करो। हाँ लिख ले, पीवाई क्यू है इसलिए लिखवा रहा हूं। क्लैमाइडोमोनास, क्लेडोफोरा तीनों लिख। ठीक है बेटा? पहले ऐसा लिखा हुआ था एनसीईआरटी में कि आइसो एनाइसो एग्जाम्पल क्लैमाइडोमोनास, ऐसा लिखा हुआ था। तो उसने क्लैमाइडोमोनास हटाया, वहां यूलोथ्रिक्स लगाया, और एनाइसो के लिए क्या लगाया? यूडोरिना। सही है? हाँ, जल्दी करो बेटा, जल्दी करो, फास्ट। इंटरनल होस्ट मैं क्या बोल रहा हूं? ऊगेमस हमेशा इंटरनल हो, कंपलसरी नहीं है। दोनों पॉसिबल है, पर रेड एल्गी में इंटरनल हो सकता है। एक्चुअल में क्या, गैमेट को मूव करके जाना पड़ेगा पानी से। मैं बार बार ये बोल रहा हूं तेरे को, जैसे रेप्टाइल और एम्फीबियन कंपेयर कर। एम्फीबियन में कैसा होता है? एक्सटर्नल। एम्फीबियन में क्या होता है? एक्सटर्नल, पर है वो ऊगेमस। ठीक है? ऊगेमस में इंटरनल होता है नॉर्मली, पर कंपलसरी नहीं है। ठीक है? हाँ, आर्किगोनियम इंटरनल होगा। आर्किगोनियम किस में होता है? ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो। वहां क्या होगा? फर्टिलाइजेशन इंटरनल। सही है? रेप्टाइल में तो इंटरनल है। एम्फीबियन बोल रहा था मैं। अच्छा रेप्टाइल नहीं, रेप्टाइल मैं कह तो रहा हूं कंपेयर करो। रेप्टाइल में इंटरनल है, एम्फीबियन में एक्सटर्नल है। ठीक है? दोनों में एग बनते हैं, फर्क है। एम्फीबियन में अनफर्टिलाइज एग रिलीज होता है, और रेप्टाइल में फर्टिलाइज एग। है ना डिफरेंस? बोनी फिश, कार्टिलेजिनस फिश किस में इंटरनल होता है? बोनी फिश, कार्टिलेजिनस फिश किस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है? कार्टिलेजिनस फिश, उस पे क्लास्पर ऑर्गन होते हैं। किसको याद है ना? है? उनमें कोई विविपेरस भी होता है बोनी और कार्टिलेजिनस में से? बोनी एग लेग होते हैं यार, छोड़ जानते। हाँ बेटा, इसलिए वो चैप्टर नहीं हटाना चाहिए था इन लोगों को। वो जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हटा दिया ना, वो एक जनरल चैप्टर था। जनरल चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं नॉर्मल चैप्टर से, क्योंकि उसमें एक ट्रेंड समझ में आता है। वो बिना बात के हटा दिया उन्होंने। पता नहीं क्या कर रहे हैं। हाँ बताओ, चलें आगे। शार्क, स्टार फिश क्या होती है? किसने कहा है? स्टार फिश तो एक एनोडर्मिटा है, उसमें तो लार्वा होता है भाई। लार्वा नहीं होता? लार्वा होता है? सब कचरा किया हुआ आपस में मिक्स कर रखा है। लिख लिया? ये लिख लिया, जल्दी करो बेटा। लिख लिया? जल्दी लिखो, एनसीईआरटी स्टार्ट करो पढ़ना। सबसे पहले क्लोरोफाइस यही पढ़ेंगे पूरा। जिसके पास एनसीईआरटी नहीं है बगल वाले से लेकर पढ़ो, क्लोरोफाइस यही। एक एक लाइन पढ़ेंगे, जल्दी। क्लोरोफाइस यही, बस भाई। किसमें मिला?
स्टारफिश विविपेरस, हाँ तो मैंने विविपेरस और तुम लोग कर रहे हो। जल्दी लिख बेटा, जल्दी लिख। और स्पॉन्जेस में एक्सटर्नल इंटरनल है, इंटरनल होता है स्पॉन्जेस में। अच्छा चलो कोई नहीं, इंटरनल है, इंटरनल है। ये बेटा ऊगेमस लिखा है, उसके लिए लिखा है कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस अकर। कॉम्प्लेक्स, भाई सबने क्लोरोफाइसी पढ़ ली? जो टाइम पास कर रहे हैं बैठ के कुछ बच्चे, एनसीईआरटी पढ़ो जरा। बच्चे एक क्वेश्चन आएगा एल्गी से श्योर, ऐसे बहुत कम टॉपिक है जिनसे श्योर क्वेश्चन आते हैं। पायरीफॉर्म पियर शेप, ब्राउन एल्गी, पायरीफॉर्म पियर शेप को कहते हैं। ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, रीड करो पूरा पूरा। कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा पूछ लो, मैंने सारे वर्ड्स एक्सप्लेन किए वैसे। हाँ बेटा, कोई कुछ पूछ रहा है? हाँ बेटा, एल्जिन, ऑलिव ग्रीन, ये देख इधर देखो, एनसीईआरटी ये बोल रही है आपसे। एनसीईआरटी आपसे ये कह रही है कि कलर जो है ना, यहां से यहां तक जा रहा है, जितना ज्यादा फ्यूकोजेंथिन होगा ना उसके हिसाब से कलर बदल रहा है। ज्यादा फ्यूकोजेंथिन होगा तो ब्राउन आ जाएगा, कम होगा तो ऑलिव ग्रीन होगा। ग्रीन इसलिए होगा क्योंकि क्लोरोफिल है, ये है। ऑलिव ग्रीन होता है जो नारियल का कलर नहीं होता हरे वाले, वैसा। तो कह रहा है कि कलर वहां से ब्राउन की तरफ जा रहा है, जितना ज्यादा क्या होगा, फ्यूकोजेंथिन होगा। यस, पिगमेंट में ध्यान से पढ़ो, ब्राउन एल्गी में कैरोटिनॉइड भी लिखे हुए हैं, प्रोटीन और स्टार्च दोनों। कितने होते हैं पायरिनॉइड, एक या एक से ज्यादा? हाँ लिखा हुआ है, प्लीज ध्यान से एनसीईआरटी पढ़ो। ऑलिव ग्रीन का मतलब हल्का हरा, उससे ब्राउन की तरफ जाता है। तो ये डिपेंड करता है जितना ज्यादा फ्यूकोजेंथिन होगा। सही है? मतलब क्या होगा कि कुछ हल्की होगी, हल्की हरी में होगी, जैसे जैसे फ्यूकोजेंथिन बढ़ेगा। हाँ सब में नहीं होता है, स्टोरेज है, सब में नहीं करता होगा बेटा। पायरिनोइड स्टोरेज स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जैसे इंक्लूजन बॉडीज बनती है ना, वैसा कुछ है। तो उसने क्या किया है कि बाहर स्टार्च लगा के अंदर प्रोटीन स्टोर की हुई है। क्या चीज? हाँ क्यों हो रहा है, प्रेजेंट है, स्टोरेज है। अब ये कैसे बताऊंगा भाई मैं, तो समझ नहीं रहा मैं क्या बोल रहा हूं। कह रहा हूं बहुत सारी में प्रेजेंट है, किसमें नहीं है पता नहीं। उसने मोस्ट लिखने का मतलब ऑल है वहां पर लगभग, क्योंकि फिर एक्सेप्शन नहीं करनी ना हमें कुछ ऐसी। ठीक है और पूछो। हाँ हाँ हाँ, फ्लैजिला दो ही जगह होता है, एक गैमेट में और स्पोर में, दोनों पियर शेप है। हैं? ठीक है, अब तो सही है फिर, तो इसलिए तो याद कराया ना तुझे। तो वैसे तो याद रहेगा नहीं, पर दिमाग में रख, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। हम स्पोर के नाम नहीं पढ़ेंगे वहां पे। सही है? हाँ हो गया, सबने पढ़ लिया ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी।
प्लीज रीड कर लो खुद से, आप नहीं खुद से रीड करोगे आएगा नहीं कुछ। सबको होल्ड फास्ट टाइप मिल गया। ब्राउन एल्गी में सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल न्यूक्लियस लिखा हुआ है। वेजिटेटिव सेल का मतलब नॉर्मल सेल, और वहां फर्टिलाइजेशन में लिखा हुआ है गैमेट फ्यूज होते हैं इन वाटर और इनसाइड ऊगोनियम, यूनियन ऑफ गैमेट्स ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है बच्चे, एक्सेल में क्या वो जो चैप्टर है वो उसका नाम क्या है, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। इसका मतलब वो जिम्नो एनजीओ का चैप्टर है, तो उसमें तो जंतु, हाँ सेल में क्या लिखा है, हाँ ठीक है, वो उसको रेफर कर रहा है हायर प्लांट्स को। नॉर्मली जेंथोफिल की टाइप है फ्यूकोजेंथिन, फ्यूकोजेंथिन ल्यूटीन ये सब किसकी टाइप है, जेंथोफिल की। हमारे पास जो जेंथोफिल है एक तो येलो कलर का होता है ल्यूटीन, उसके अलावा फ्यूकोजेंथिन है। फ्यूकोजेंथिन उसमें नहीं मिलता, किसी बड़े प्लांट्स में नहीं मिलता, सिर्फ कहां मिलता है, ब्राउन एल्गी में। ठीक है, उसके अलावा कुछ सिंगल सेल की एल्गी होती है, पर नहीं करना हमें। ठीक है, हाँ भाई आगे और पूछो, कोई पढ़ लिया सबने, कोई कुछ नहीं पूछने का। चलो फिर आओ कहानी शुरू करते हैं असली। अभी तक तो मजाक चल रहा था। ये लिख लो भाई, पहले इंपॉर्टेंस लिख लो, फिर मैं आगे पढ़ाऊंगा। हेडिंग डालो इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, मुझे लाइफ साइकिल समझानी है आपको एक बार जल्दी से। इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी लिखो भाई जल्दी से, हैं बोल बोल। हाँ हाँ, गलत क्यों होगा, बात वो नहीं है, बात ये है कि पियर शेप का मतलब हमें समझ में आ रखा है। ठीक है, अब तुझे क्या समझना है कि पियर शेप जूस्पोर में भी होगा और गैमेट में भी होगा, सही है, सही है ना। हाँ, जब हमने स्टार्ट किया था फ्लैजिला तो क्या बताया था, गैमेट और स्पोर दोनों में होगा। अच्छा एक चीज और सुनो ध्यान से, अरे सुन लो, एक्चुअल में क्लमाइडोमोनास के नॉर्मल सेल में भी फ्लैजिला होता है, उसके जूस्पोर में भी होता है, सही है, और उसके गैमेट में भी होता है। पर यूनिसेलुलर एल्गी बहुत कम है, एल्गी मोस्टली क्या है, मल्टी सेलुलर। तो इसलिए हम फ्लैजिला दो ही जगह पढ़ाते हैं, कहां, गैमेट्स में और स्पोर में। ये समझ में आ रहा है। ठीक है, एक बार इंपॉर्टेंस लिख देते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा चीजों को सुनना है आपने ध्यान से। फोटोसिंथेसिस, एनसीईआरटी कहती है CO2 फिक्स करती है एल्गी, बाई एल्गी कैरी है मोर देन 50% अर्थ पे। पता नहीं क्यों वो ऐसा बोल रहा है, वो मोर देन 50%, ये स्टेटमेंट मुझे सही नहीं लगती कई बार। 50% ऑन अर्थ, अर्थ का मतलब पानी है वैसे तो यहां पर इसको, अगर आप ध्यान से देखो सबसे पहले स्टेटमेंट में गड़बड़ी ये है कि लैंड से ज्यादा प्रोडक्टिविटी जो होती है वो, सॉरी लैंड की ज्यादा होती है पानी से, और एल्गी पानी में मिलती है, तो 50% फिक्स कैसे कर सकता, कुछ गड़बड़ है। पर उसने क्या किया है पता नहीं, भावुक होके, या पानी लिखना चाहिए था उसको। मेरी मैं क्या बोल रहा हूं सुनो, एल्गी जो है मोर देन 50% CO2 फिक्स करती है पानी का, इसने अर्थ लिख दिया है, अर्थ पर लैंड पानी दोनों आ जाएगा, सही है। तो पानी में जो फोटोसिंथेसिस करती है ना मैक्सिमम, वो कौन करती है, एल्गी करती है, सही है। ये समझ में आ रहा है। ब्रायोफाइट पानी में नहीं होते, टेरिडोफाइट पानी में नहीं होते, जिम्नोस्पर्म पानी में नहीं होते, फिर कौन बच गया पानी में, सिर्फ एंजियोस्पर्म और एल्गी, और एंजियोस्पर्म बहुत कम होते हैं पानी में, सही है। तो मैक्सिमम पानी में CO2 कौन फिक्स करता है, एल्गी। पर इसने अर्थ लिखा है, वो ठीक नहीं है स्टेटमेंट। अब ये मत पूछना कि सर आ गया तो आ गया, तो वही मार्क करेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। चलो आगे चलेंगे। O2 इंक्रीज करता है नियर सराउंडिंग, नियर सराउंडिंग मतलब पानी में। हाँ भाई, अरे इधर सुनो, बातें ना करो यार। पानी के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन इंक्रीज करते हैं ये, डिजोल्व ऑक्सीजन मतलब एल्गी अपने आसपास जो ऑक्सीजन बनाती है वो पहले पानी में डिजोल्व होगी, बाहर भी आएगी, हाँ या ना, है आएगी कि नहीं आएगी, क्यों। अच्छा एक मिनट, अर्थ पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन किसने बनाई थी, साइनोबैक्टीरिया, वो तो पानी में होता है, तो उसने जब बनाई होगी तो ऑक्सीजन बाहर नहीं आई, आई है। एक्चुअल में क्या होता है, ये सब कंसंट्रेशन पे काम कर रहा है। 21% ऑक्सीजन बाहर है, पानी में 21% हो जाएगी, ठीक है, समझ पा रहे हो। पानी में 21% हो गई, उससे ज्यादा हो गई तो बाहर आएगी, नहीं होगी तो नहीं आएगी। दूसरा, ऑक्सीजन के एटमॉस्फेयर से अंदर जा सकती है, जा सकती है,
पर उतनी तेजी से नहीं जा पाती। बेस्ट ये होता है कि पानी के अंदर कोई प्लांट हो जो ऑक्सीजन बना दे एक्वेटिक लाइफ के लिए। मेरी बात समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो? मैं ये कह रहा हूं कि पानी के अंदर एल्गी ऑक्सीजन बनाती है ताकि एक्वेटिक लाइफ जिंदा रह सके। पानी में ऑक्सीजन अगर बहुत ज्यादा हो जाएगी तो बाहर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और पर वो ये मूवमेंट किस पे डिपेंड करती है? डिफ्यूजन पे। डिफ्यूजन किस पे काम करता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे। बाहर जाने के लिए बहुत हाई कंसंट्रेशन चाहिए पानी के अंदर। नहीं समझ में आया? आगे समझ? ठीक है, आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, मतलब एल्गी क्या करती है? फूड चेन का पार्ट है। एल्गी किसका पार्ट है? इज पार्ट ऑफ फूड चेन। फूड चेन में सबसे पहले आती है, सही है, कम फर्स्ट। तो सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को खाना देती है, चाहे वो डीकंपोजर क्यों ना हो। मेरी बात समझ में आ रही है? एल्गी अगर मर के नीचे बैठ जाएगी तो उसको कोई डीकंपोजर डीकंपोज कर देगा। तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल है फूड चेन में, उन सबको खाना कौन देती है? एल्गी देती है, क्योंकि ट्रॉफिक लेवल पे सबसे पहले आती है। ट्रॉफिक लेवल पे सबसे पहले कौन आती है? एल्गी आती है। अब सुनो, हमारे पास 70 मैरीन स्पीशीज हैं। अब मैरीन का मतलब या तो ब्राउन एल्गी होगी या रेड एल्गी होगी, सही है। उसको खाते हैं बेटा, वो सोर्स ऑफ फूड है। जब हम सोर्स ऑफ फूड कहते हैं तो प्रॉपर खाया जाता है उसे, किसी चीज के लिए नहीं खाया जाता, खाने की तरह खाया जाता है ना। सैलेड बना लेंगे, कुछ भी बना लेंगे। उसमें आ गया मेरे पास पोरफायरा आ गया, पोरफायरा रेड एल्गी है। लेमिनेरिया आ गया, और कौन सा आ गया? सारगैसम आ गया। ये वो 70 स्पीशीज में से हैं जिनको खाया जाता है। 70 मैरीन स्पीशीज। क्या सारी मैरीन एल्गी को खाते हैं? नहीं, सही है, सारी मैरीन एल्गी को नहीं खाते। केमिकल्स कौन से मिलते हैं मुझे? केमिकल्स मिलते हैं मुझे हाँ, ब्राउन एल्गी से कौन सा मिलता है? ब्राउन एल्गी से मिलेगा एल्जिन। रेड एल्गी से मिलेगा काराजीन। यस, ठीक है। और इनको कहते हैं हाइड्रोकोलॉइड, क्योंकि ये पानी होल्ड करते हैं, पानी एब्जॉर्ब करते हैं। क्या एब्जॉर्ब करते हैं? वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। क्लियर है? और इसको हम यूज करते हैं कमर्शियली। कहां यूज करेंगे? कोई ऐसी जगह जहां पर मुझे पानी एब्जॉर्ब करवाना हो। मान लो आप कोई ऐसी चीज बनाना चाहते हो, पानी को एब्जॉर्ब करके सोख ले, ऐसी कोई चीज अगर बनानी है तो आप एल्गी की सेल वॉल में से बना सकते हैं। ठीक है, जैसे स्पॉन्ज जैसी चीज होती है ना, उस तरह की चीज बनाने के लिए आप एल्जीन और काराजीन को क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। समझ आ रहा है? मॉस भी करते हैं काम। मॉस करते हैं पानी एब्जॉर्ब करने का, है? डिफरेंस बताओ क्या है डिफरेंस? मेरी तरफ देखेंगे सारे। अरे इधर देखो, सुनो सब लोग, पहले देख लो, मेरी तरफ देखो। ये मान लो एल्गी है, इसकी सेल वॉल पर केमिकल है, तो एल्गी का थैलस या सेल वॉल पानी एब्जॉर्ब कर रही है। मॉस में क्या होता है? मॉस में क्या होता है? दो मॉस के बीच में पानी फंस जाता है कैपिलरी एक्शन से। समझो, मॉस पानी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, मॉस इतने सारे ग्रुप में ग्रो करते हैं कि उनके बीच में पानी फंस जाता है। इसका मतलब उसने पानी होल्ड कर रखा है, इसने एब्जॉर्ब कर रखा है। समझ आ रहा है? इसीलिए मॉस को कहां यूज करते हैं? जब वो भेजते हैं ना उसको 15 दिन 20 दिन महीने भर के लिए किसी चीज को बाहर, और वो लिविंग हो, तो किसी की रूट के आसपास मॉस लगा देते हैं। वो देखा मनी प्लांट में, वो स्टिक पर मॉस होता है। वो जो मनी प्लांट जिस स्टिक पर लकड़ी पर ग्रो करते हैं ना, ब्राउन कलर का, वो मॉस होता है। उस मॉस पर हम मनी प्लांट लपेटते हैं। समझ आया? क्योंकि मॉस पानी होल्ड करता है, ये लोग पानी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। रीजन समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि इसके सरफेस पर वो केमिकल है। मॉस केमिकली कुछ एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, इतने पास है कि उसके बीच में क्या फंस गया है? पानी फंस गया कैपिलरी एक्शन से। समझ आ रहा है? बोलो। ठीक है, अगार, हाँ भाई, किससे ऑब्टेन होता है? ऑब्टेन फ्रॉम जिलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया। सही है। कहां यूज करते हैं इसको? यूज इन कल्चर। हाँ भाई, कल्चर ऑफ माइक्रोब्स। मेरी तरफ देखें सारे बच्चे, जरा देखो, मेरी बात सुनो। बैक्टीरिया का कल्चर एक तो लिक्विड में कर सकते हैं, सबको पता है। बैक्टीरिया को हम किस में ग्रो कर सकते हैं? लिक्विड में। लिक्विड मतलब इस तरीके से फ्लास्क होगी,
आप खाना डाल दो, बैक्टीरिया ग्रो कर जाएगा, एक बैक्टीरिया डाल दो, ग्रो कर जाएगा। बैक्टीरिया को प्लेट में भी ग्रो कर सकते हैं, पेट्री प्लेट कहते हैं, कांच की प्लेट होती है, उसमें बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं, उसे कहते हैं सॉलिड कल्चर। सॉलिड मतलब वो लिक्विड जम जाना चाहिए, सही है। उसको जमाने के लिए अगार यूज करते हैं, तो अगार का एक पाउडर आता है, पानी में घोलते हैं, ठीक है, लिक्विड बन जाता है। अब उसको उस मीडियम में डाल देते हैं जिसमें बैक्टीरिया को ग्रो करना है, वो मीडियम जम जाएगा, अब बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। फायदा क्या है, सुनो, लिक्विड में क्यों नहीं करते और इसमें क्यों करते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जब आप सॉलिड में ग्रो करोगे तो आपको ऐसे कॉलोनी दिखेगी। एक कॉलोनी का मतलब सिर्फ एक टाइप का बैक्टीरिया, मतलब उस कॉलोनी में 1 लाख बैक्टीरिया है, तो सारा का सारा बैक्टीरिया एक सिंगल बैक्टीरिया के बाइनरी फ्यूजन से बना है। अगर मैं लिक्विड में ग्रो करूंगा बैक्टीरिया, तो वो आपस में मिक्स हो जाएंगे। इसीलिए बैक्टीरिया को दोनों जगह कर सकते हैं। अगर मुझे मिक्स नहीं होने देना तो सॉलिड मीडियम में करेंगे, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, अगार चाहिए। लिक्विड मीडियम में, ये सॉलिड मीडियम वाला तुम्हारे बायोटेक में है, ब्लू कॉलोनी, व्हाइट कॉलोनी, समझ में आ रहा है, बोलो, सही है। तो इसलिए करते हैं क्योंकि एक कॉलोनी दूसरी कॉलोनी से दूर रहे और हम देख सकें कि ये अलग बैक्टीरिया रिकॉम्बिनेंट है, ये वाला नॉन रिकॉम्बिनेंट है। समझ आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, इसीलिए अगार का यूज करते हैं। उसके अलावा मुझे आइसक्रीम जमानी है, जेलीज जमानी है, वो कर लो, ठीक है, आइसक्रीम और जेलीज में कर लो। अच्छा, हमारे पास एक एल्गी है क्लोरेला, इसकी टैबलेट्स आती है, पाउडर आता है। क्लोरेला सोर्स ऑफ प्रोटीन है मेनली। किसका सोर्स है, प्रोटीन का। इसको यूज करते हैं स्पेस ट्रेवलर, हम भी यूज कर सकते हैं, पर जब हमें दाल खाने से मिल रही है तो हम क्यों यूज करेंगे इसे, ठीक है। दाल नहीं ले जाएं, वो भी कंसंट्रेटेड प्रोटीन होती होगी, समझ में आ रहा है, मेरी बात समझ पा रहे हो, महंगी होती होगी लेकिन कम जगह में ज्यादा प्रोटीन होती होगी, इसलिए यूज करते हैं। टैबलेट और वो आते हैं इसके पाउडर, क्लोरेला के, ठीक है। हम लोग भी कर सकते हैं यूज, ऐसा नहीं है, ठीक है, पर हम लोग दालों से मिल जाता तो क्यों करेंगे, हैं, विटीसर यूज करते हैं भाई साहब, मोरल्स और ट्रफल्स भी खा रहे हैं, ठीक है, हाँ कोई नहीं बेटा, पढ़ लो तुम बात, ठीक है, हाँ चलो कोई नहीं, खाने दो सर को। ये लिख लिया है बेटा, तुम लोग पढ़ लो कुछ नहीं होगा उस बातों से। हाँ सर, तुम्हें नहीं बुलाने के किसी को, हाँ हाँ, चले आगे देखें बेटा। अब रियल रियल में प्लांट किंगडम पढ़ते हैं, अभी तक तो ऐसे ही चल रहा था, है ना बेटा। अभी तक जो हम प्लांट किंगडम पढ़ रहे थे वो ये था कि ये एग्जांपल है, ये है, उतने से। हाँ एक क्वेश्चन आएगा, पर यहां से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, एल्गी में से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। हाँ, ये क्या है, बॉटल पे, सही है बेटा। हाँ हाँ बच्चा बता क्या कह रहा है, जिन्होंने लिख लिया एक बार इंपॉर्टेंस रीड करो, उसमें कुछ लाइनें दे रखी हैं काम की। देखो ऑल एक्वेटिक एनिमल लिखा है कि नहीं, बोल जल्दी, तेज बोल, खड़ा हो पहले। बेटा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या है, एल्गी क्या है, को एज अ खाने की तरह खाते हैं कुछ लोग एल्गी को, मतलब अच्छा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, हम ये कह रहे हैं कि एल्गी जो है ना वो फोटोसिंथेसिस करके पानी में ग्रो करती है, तो उसको कुछ एनिमल जो सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे कौन आएगा, हेट्रोट्रॉफ आएगा कोई, वो खाता है उसे। ट्रॉफिक लेवल समझ में आता है, खाने का लेवल, ठीक है। लिख पढ़ लिया भाई सबने, लिख लिया, चलो नेक्स्ट करेंगे बेटा जल्दी से। आइए आइए, यहां पे आइए, एक बार जल्दी से देखते हैं।
फाइको, बेटा देख, दो वर्ड हैं, एक हाइड्रोकोलॉइड है, एक फाइकोकोलॉइड है, एक ही बात है। फाइको का मतलब होता है एल्गी में मिलने वाला कोलॉइड, और हाइड्रोकोलॉइड का मतलब जो पानी एब्जॉर्ब करता है। तो एल्जीन और काराजीन को हाइड्रोकोलॉइड भी बोल सकते हैं और फाइकोकोलॉइड भी बोल सकते हैं। सही है। फाइको शब्द किससे आता है? एल्गी से। ठीक है, इधर देखें बेटा, मेरी तरफ ध्यान से देखो। हम लोग टॉपिक देख रहे हैं लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी। बेटा ये समझो ध्यान से, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा, और फिर मेरे वाले क्वेश्चन में तो और नहीं आएगा आपको कुछ भी। हाँ, मैं पहले बता रहा हूं, मेरे पास प्लांट किंगडम के अपने बनाए हुए 400-450 क्वेश्चन है, उसमें से मैं ऑनलाइन में सिर्फ 150 या 200 ही यूज करता हूं। मैं वो वाले नहीं देता जिसमें वैसे भी कुछ ना समझ में आएगा, इसलिए ध्यान से पढ़ लो। ठीक है, यहां दे सकते हैं आपको क्योंकि आप डाउट पूछ पाओगे, तो इसलिए ध्यान से समझो। मैं फिर बोल रहा हूं, पेपर टफ आया तो एक प्लांट किंगडम है, उससे अच्छा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूंगा कैसा बनेगा। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन कई तरीके से टफ बन सकते हैं, एक ये भी है। इधर देखो बेटा, मैं उस चीज को टफ नहीं मानता जो मोस्ट की जगह ऑल कर देते हैं, उसे कॉन्सेप्चुअली टफ बनाएंगे। ठीक है, बैठे बैठे ना सोएं। इधर ध्यान दें सारे बच्चे, देखो इधर देखें बेटा सारे बच्चे। पहले, सबसे पहले लाइफ साइकिल का क्या मतलब होता है, कौन बताएगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल। लाइफ साइकिल का रियल मीनिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सही है? क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बोर्ड पे ध्यान दें, कोई बोले नहीं, और सिर्फ बोर्ड पे ध्यान रखें। मैंने ये एक बॉक्स बना दिया, मैंने ये दूसरा बॉक्स बना दिया, प्लीज बोर्ड पे ध्यान रखें। ये इसमें सेल्स हैं, ये इसमें सेल्स हैं बेटा, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। कोई लिखो नहीं कुछ भी, बोर्ड पे देखो सारे, लिखना बंद करो, बोर्ड पे देखो सारे, सोते हुए बच्चे भी सारे बोर्ड पे देखो, ध्यान सुनेंगे। ये मान लो n है, ये 2n है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट जो मैं बोलूंगा उसको बताना सही है कि नहीं। ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विच शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन should have both haploid and diploid phase in their life cycle। सही है? समझ में आ रहा है? जो भी ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उनमें हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फेज होनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं यूकैरियोट्स की, प्रोकैरियोट में तो बैक्टीरिया में प्रिमिटिव टाइप का होता है। सही है, पहली स्टेटमेंट होगी। अब देखो, प्लांट के केस में भी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फेज दोनों होती है। सही है? ठीक है, हैप्लॉइड फेज जो है मेरे पास, ये गैमेट बनाता है। क्या बनाता है? गैमेट बनाता है, ये बना दिया इसने। ये हैप्लॉइड फेज है जिसने गैमेट बनाया। अगर मुझे गैमेट जो कि हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड से हैप्लॉइड का गैमेट बनाना है, तो मुझे डिवीजन कौन सी करनी पड़ेगी? माइटोसिस। सही है? एक ऐसा हैप्लॉइड फेज, एक ऐसा हैप्लॉइड फेज, एक ऐसा हैप्लॉइड फेज जो गैमेट बनाए, उस हैप्लॉइड फेज को हम गैमेटोफाइट कहते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, कुछ बच्चे गलत पढ़ते हैं इसे। गैमेटोफाइट का नाम गैमेटोफाइट इसलिए है कि वो गैमेट बनाता है। सही है? मेरी बात समझो ध्यान से। कोई भी ऐसी चीज अगर वो हैप्लॉइड है और गैमेट बना रही है, तब उसको हम गैमेटोफाइट कहेंगे। क्या बोलेंगे? गैमेटोफाइट बोलेंगे। क्लियर है? मेरी बात समझो, गैमेटोफाइट गैमेट नहीं बनाता, गैमेट बनाता है, इसलिए नाम गैमेटोफाइट है। अरे बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? नाम क्यों रखा है गैमेटोफाइट? गैमेट बनाता, उसके बाद नाम रखा है। ये जो स्ट्रक्चर है ये डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड, ये सारे प्लांट में कह रहा हूं मैं, अभी एल्गी नहीं बता रहा, सारे प्लांट की बात कर रहा हूं। डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड स्टेज स्पोर बनाती है। यस, स्पोर भी हैप्लॉयड है। सही है, इसको मैंने नाम दे दिया स्पोर। अब देखो, देखने में गैमेट और स्पोर तो एक जैसे लग रहे हैं, फर्क उनके स्ट्रक्चर्स में नहीं होता, फर्क फंक्शन में होता है। गैमेट हमेशा फ्यूज करता है, स्पोर हमेशा जर्मिनेट करता है। और जब भी हम जर्मिनेशन की बात करते हैं, इसका सीधा मतलब होता है माइटोसिस। जर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? माइटोसिस। क्लियर है? सही है? बोलो। ठीक है, अब देखो, हमने कहा कि ये डिप्लॉयड स्टेज ने स्पोर बनाया। ये कौन सा फेज है? डिप्लॉयड फेज है। कौन सा फेज है? डिप्लॉयड फेज है। अब इसने क्या बनाया बेटा? स्पोर बना दिया। इसने क्या बना दिया? स्पोर बना दिया।
इसीलिए इसका नाम स्पोरोफाइट रखा जाता है। स्पोरोफाइट, फाइट शब्द का मतलब ये प्लांट्स में होते हैं, सही है। गैमेट बनाने वाले का नाम गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट स्पोर बनाने वाले का नाम स्पोरोफाइट। ये समझ में आ रहा है? अब देखो, गैमेट एन है, अगर मैं फर्टिलाइजेशन करूंगा तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। जाइगोट कैसा होता है? 2n। अब जाइगोट की माइटोसिस करके, भाई जाइगोट सिंगल सेल है, कैसा है? सिंगल सेल। ये कैसा है? मल्टी सेलुलर है। ये कैसा है? मल्टी सेलुलर है। ये भी डिप्लॉयड है। तो एक डिप्लॉयड से मल्टी सेलुलर डिप्लॉयड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइटोसिस करना पड़ेगा, सही है। हमेशा याद रखो, सारे प्लांट्स की बात कर रहा हूं, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, पांचों की बात कर रहा हूं। सभी तरह के प्लांट में हैप्लॉइड फेज और डिप्लॉयड फेज होती है। इवन ह्यूमन में भी हैप्लॉइड फेज है। ह्यूमन में भी क्या है? हैप्लॉइड फेज है। समझ में आ रहा है? ह्यूमन में भी क्या है? हैप्लॉइड फेज है, सही है। गैमेट है तो, लेकिन हम ह्यूमन को डिप्लॉयड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम ह्यूमन को देख रहे हैं मोस्ट केस में, तो डिप्लॉयड ही तो देख रहे हैं, सही है। अब मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। देखो, हम कह रहे हैं सभी तरह के प्लांट में एक हैप्लॉइड स्टेज होती है, एक डिप्लॉयड स्टेज होती है। हैप्लॉइड स्टेज गैमेट बनाती, इसलिए उसका नाम गैमेटोफाइट है। डिप्लॉयड स्टेज स्पोर बनाती, इसलिए इसका नाम स्पोरोफाइट है। ये बात क्लियर हो गई? ये बात क्लियर हो गई। अब जरा आगे और सोचेंगे, ध्यान से देखो बेटा इधर। हम आगे ये कह रहे हैं कि एल्गी, ध्यान से सुने, एल्गी और ब्रायोफाइट में ये वाली स्टेज हरी होती है। ये वाली स्टेज हरी है हमारे पास, समझ में आ रहा है? एल्गी ब्रायोफाइट में ये वाली स्टेज हरी होती है, ये हरी नहीं होती। तो हम क्या देखते हैं, जब भी ब्रायोफाइट देखते हैं तो मुझे इन दोनों में से ये स्टेज दिखती है। ये हरी है, हरी होने का मतलब फोटोसिंथेटिक है। यदि कोई फोटोसिंथेसिस करेगा तो किसी पे डिपेंड नहीं होगा, तो उसे बोलेंगे फ्री लिविंग है और ज्यादा समय के लिए जिंदा है। जैसे अगर हम ह्यूमन की बात करें, गैमेट ज्यादा समय के लिए जिंदा नहीं है, मेन स्टेज तो डिप्लॉयड है। ऐसे ही एल्गी और ब्रायोफाइट में ये हैप्लॉइड स्टेज ज्यादा समय के लिए जिंदा है, हरी है, फोटोसिंथेटिक है, इसलिए एल्गी और ब्रायोफाइट हैप्लॉइड प्लांट होते हैं। समझ आ रहा है? किसी प्लांट को हैप्लॉइड डिप्लॉइड कैसे बोलते हैं? कि उसकी कौन सी स्टेज फोटोसिंथेटिक है। अगर स्पोरोफाइट स्टेज फोटोसिंथेटिक है, ज्यादा समय के लिए जिंदा है, समझ आ रहा है? ज्यादा समय के लिए जिंदा मतलब जब भी मैं देखूं उसकी स्पोरोफाइट स्टेज दिख रही है और वो हरी भी है। भाई अगर कोई ज्यादा समय के लिए दिखेगी तो उसको खुद से खाना बनाना पड़ेगा ना, तो वो ज्यादा समय के लिए दिख रही है, फोटोसिंथेटिक है, फ्री लिविंग है, तो मैं कहूंगा प्लांट डिप्लॉयड है। जैसे अगर आप देखो ध्यान से, आपके घर के बाहर जो ट्री हैं वो एंजियोस्पर्म है। हमारे पास टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म डिप्लॉयड प्लांट होते हैं। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि घर के बाहर जो प्लांट है वो कौन सी स्टेज है? स्पोरोफाइट स्टेज है। कौन सी स्टेज है? स्पोरोफाइट स्टेज है। तो उनमें स्पोर बनने चाहिए। उनमें स्पोर उनके फ्लावर्स में बनते हैं। एंथर में माइक्रोस्पोर बनता है, पिस्टिल में मेगा स्पोर बनता है। समझ आ रहा है? क्या बनते हैं? स्पोर बनने चाहिए। क्लियर है? मेरी बात समझ पा रहे हो? तो हम यहां पर बिल्कुल क्लियरली बोल रहे हैं कि हमारे पास एल्गी, एल्गी और ब्रायोफाइट में, हाँ भाई, मेन प्लांट क्या है? गैमेटोफाइट स्टेज ही क्या है? गैमेटोफाइट स्टेज कैसी है? ग्रीन है। अगर कोई चीज ग्रीन होगी तो क्या होगी? फोटोसिंथेटिक। अगर फोटोसिंथेटिक होगी तो फ्री लिविंग होगी, सही है। इसके साथ, इसके साथ लॉन्ग लिव्ड है, ज्यादा समय के लिए जिंदा है, इसीलिए ये लोग क्या हैं? हैप्लॉइड प्लांट्स हैं। यस, क्लियर है? सही है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। मॉस जो है ब्रायोफाइट में आता है, मॉस हैप्लॉइड प्लांट है। अगर किसी हैप्लॉइड स्टेज पर कोई भी स्ट्रक्चर बनेगा वो भी हैप्लॉइड होगा, तो मॉस की लीफ क्या होगी? हैप्लॉइड होगी। क्लियर है? यहां देखो, आधे बैठे बैठे सो रहे हैं भाई साहब, क्या हो गया तुम लोग को यार? टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, हाँ भाई, इनकी क्या कहानी है? इनका जो स्पोरोफाइट स्टेज है वो क्या है? ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है,
फ्री लिविंग होगा, ठीक है, साथ में लॉन्ग लिव्ड है, इसलिए वो कैसे प्लांट है, डिप्लॉयड प्लांट है। यहां तक कोई डाउट है, पहले ये बताओ, हैप्लॉयड डिप्लॉयड प्लांट समझ में आ गया? बोलो, हैप्लॉयड प्लांट का मतलब, हैप्लॉयड प्लांट का मतलब जिनकी मेन स्टेज क्या है, गेमेटोफाइट है। डिप्लॉयड प्लांट का मतलब मेन स्टेज स्पोरोफाइट है, सही है। अच्छा एक चीज और, एक बच्चा पूछ रहा था सर क्या स्पोरोफाइट स्टेज जो है वो गैमेट नहीं बना सकती? भाई उसका नाम फिर गैमेटोफाइट रखेंगे ना। गैमेट इसलिए गैमेटोफाइट नाम इसलिए रखा है क्योंकि वो गैमेट बनाता है, स्पोरोफाइट इसलिए रखा है वो स्पोर बनाता है। अच्छा एक चीज और, सारे प्लांट्स में ठीक है, एल्गी ये करती है, यहां मियोसिस कर देती है एल्गी। इसका मतलब मुझे एक चीज बताओ, एल्गी ने जाइगोट की मियोसिस करके स्पोर बना दिया, इसका ये मतलब हुआ स्पोरोफाइट एल्गी में नहीं होता? होता है। स्पोरोफाइट की डेफिनेशन क्या है, जो स्टेज स्पोर बनाए, तो फिर जाइगोट को स्पोरोफाइट बोलेंगे। नहीं समझ में आया? स्पोरोफाइट किसको बोलेंगे, जो मियोसिस करके स्पोर बनाए। तो एल्गी के केस में जाइगोट को स्पोरोफाइट बोलेंगे क्योंकि मियोसिस किसकी हुई, जाइगोट की हुई। अच्छा इसका मतलब एल्गी के केस में ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, तो एल्गी के केस में जाइगोट की माइटोसिस नहीं होगी, मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट नहीं होगा, और मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट की मियोसिस नहीं होगी। मेरी बात समझ में आई? अगर मैंने लाइन यहीं जोड़ दी सीधे, तो जाइगोट की क्या नहीं होगी, माइटोसिस नहीं होगी। समझ में आ रहा है? सही है। और मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट नहीं बनेगा। क्लियर है? बोलो, ये कॉन्सेप्ट है एल्गी का। एल्गी में जो लिखा है ना रेड एल्गी में कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, वो एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा है कि जाइगोट की माइटोसिस होगी, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, जाइगोट। कॉम्प्लेक्स मतलब मियोसिस तो होती है, नॉर्मल बात है, नॉर्मल जिंदगी मियोसिस है ना, तो अलग क्या होगा फिर, माइटोसिस ही होगी। समझ आ रहा है? एल्गी में मियोसिस होती है जाइगोट में, सही है, और क्या बनते हैं, स्पोर। तो एल्गी के केस में स्पोरोफाइट कैस कितने सेल का है, एक सेल का है, ठीक है। एक्सेप्शन से मैं वो लिखवाऊंगा, हैप्लोडिप्लॉन्टिक एल्गी और डिप्लॉन्टिक एल्गी, वो एक्सेप्शन है। क्लियर? कैलपेक्टोकार्पस पॉलीसाइफोनिया कौन सी एल्गी है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ठीक है। वो हम लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, मैंने सिर्फ आपको हैप्लॉइड डिप्लॉइड पढ़ा है, लाइफ साइकिल नहीं पढ़ाई अभी। इसको यहीं रोकते हैं, इतना करो। अरे रुक तो जाओ एक मिनट यार, सुन तो लिया करो, पहले भाग रहे हैं एकदम से, जाओ भाग जाओ, क्या हो गया उससे, काम तो सुन लिया करो। टेस्ट देना है, कोई मक्कारी नहीं, ठीक है। सॉल्यूशन में भी जाके रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी जाके मैं पहले सॉल्यूशन रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। हाँ यूट्यूब पे डाल दूंगा उसको, है सॉल्यूशन आज नहीं दूंगा। गधा कहीं का, चलो लिख लो, आई सब लिमिट है। और जिसको डाउट हो वो डीप लाइन वाला देख लेना। उस 6:30 बजे था, तुम लोग सोते रहते हो भाई मस्ती में, कोई है? क्लास का क्या हो जाता है टाइम, बाद में देख लियो अपने काम की चीज, जो लाइन नहीं समझ में आ रही है देख लियो, है।